चलो देखो, तो दो तीन चीजें इसमें रह गई हैं, तो उनको एक बार हम लोग खत्म कर देते हैं। तो हाँ, ये एक टॉपिक रहता था, या एक एक पहले एक काम और कर लेते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, एक इसके ऊपर आने से पहले एक काम और कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शीयर। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शीयर क्या है ये? आओ जरा एक बार समझते हैं इसको पहले। जैसे मान लो कि ये एक सिलेंडर है, क्या? ये एक सिलेंडर है ऐसा, और इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो फिक्स्ड है। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा यूनिक टाइप का एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना। थोड़ा डायग्राम समझ गए तो फिर एकदम आसान है, वरना ये मुश्किल थोड़ा होता है। ऐसा लग गया ये। इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो फिक्स्ड है। अब मैंने क्या किया है, ध्यान से समझना जरा। एक लाइन हमने ड्रॉ किया है ऐसे। असल में ये लाइन तो एकदम वर्टिकल है, लेकिन आपको दिखेगा थोड़ा सा टिल्टेड, वरना हम एंगल बना नहीं पाएंगे। और हमने क्या किया, इस बॉडी को पकड़ के, इस बॉडी को पकड़ के इसको हमने ट्विस्ट कर दिया है, ऐसे घुमा दिया है। उस चीज को फील करने के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं, देखना आप जरा। फील आ रहा है ये क्या डायग्राम हम बनाना चाह रहे हैं, समझ में आया क्या? एक सिलेंड्रिकल तार है, उसको पकड़ के हमने ऐसे घुमा दिया है। वो डायग्राम मैंने बनाया, ध्यान से देखो। तो एक बात बोलो, ये वाला एंगल मैंने इसका नाम रखा है फाई, और जो ये वाला एंगल है, ये वाला का नाम हमने रखा है थीटा। सपोज कर लो कि सिलेंडर की लेंथ है एल, और इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो है आर। ठीक है, ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ,
यहां पे एंगल ऑफ शियर क्या है? यहां पे एंगल ऑफ शियर कौन है, थीटा या फाई? बताओ जरा। याद करो, एंगल ऑफ शियर वही है जिस एंगल से बॉडी डिस्टॉर्ट होता था। बताओ। यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ शियर कौन है? ऑब्वियसली फाई। और यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट का काम कौन कर रहा है? थीटा। हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर को आपस में रिलेट करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखो तो, डायग्राम से वैसे सब दिखने लगा है। अगर अपना लोग इस कर्व्ड लेंथ के बारे में सोचें तो मुस्कान जी, ये कर्व्ड लेंथ इन टर्म्स ऑफ एल क्या होगा? एल के टर्म में वो कर्व्ड लेंथ छोटा सा कितना होगा, बताओ जरा मुझे ये वाला। ऑब्वियसली एल्फाई। और थीटा के टर्म में वही कर्व्ड लेंथ कितना होगा? का मतलब एल फाई मस्ट बी इक्वल टू आर थीटा। तो आप देख सकते हो कि एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर में एक बड़ा यूनिक रिलेशन आ गया। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखो इसको। डायग्राम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो बड़े आसानी से आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वरना आपको समझ में आना बड़ा मुश्किल काम है। क्या डायग्राम से बातें क्लियर हो रही हैं? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। यहाँ फाई हमारा एंगल ऑफ शियर है और थीटा हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट है। वैसे एक बात बताओ, मैंने पहले भी आपको एक बार एसएचएम में, एक बार मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाते वक्त बताए थे कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर का टॉरिसन कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। कुछ याद आया क्या? और कल के पढ़ाई में ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज का जिक्र भी आया था, मैंने बोला था इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से। और याद करो, जब हम आपको पढ़ाए थे टॉरिसन पेंडुलम, तो वहां मैंने आपको समझाया था कि अगर आप एक तार को थीटा एंगल से ट्विस्ट करते हो तो उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है जिसकी वैल्यू होती है काप्पा इंटू थीटा। कुछ याद आया क्या? याद है, हम बताए थे कि अगर किसी तार को आप थीटा एंगल से ट्विस्ट करते हैं तो उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क या कपल जनरेट होता है जिसकी वैल्यू होती है काप्पा इंटू थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, जो टॉर्क जनरेट हुआ उसको आप कह रहे हो कि ये होता है काप्पा इंटू थीटा, यानी काप्पा कैन बी रिटन एज टॉर्क बाई थीटा। यानी के को हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक तार को हम थीटा एंगल से घुमाएं, ठीक है ना, तो काप्पा कैन बी डिफाइंड एज नेट रीस्टोरिंग कपल जनरेटेड पर एंगल ऑफ ट्विस्ट।
अगर आप एक तार को थीटा एंगल से घुमाते हो तो उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क। एक मिनट। अरे याद है वो बात बताए थे कि अगर एक तार को थीटा एंगल से घुमाते हैं तो उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है काप्पा इंटू थीटा। तो काप्पा कैन बी रिटन एज नेट रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि नेट रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब काप्पा किन बातों पे डिपेंड करता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, बहुत पहले पूछा है, लेकिन आओ एक बार देख लेते हैं। एक मिनट क्यों रुक जाए। लाइट वाइट गया, लोड नहीं ले पाया तो बंद हो गया। वो डायग्राम तो मुझे लगता है गया होगा। अरे वो डायग्राम समझ गया, फिर से बना दूं। एल फाइव इज इक्वल टू आर थीटा। वो यहाँ पे सेव हो नहीं पाया है। समझ गया ना? ठीक है, देखो। अब एक दो बातें और सुनो, मैंने क्या बोला आपको। मैंने बोला कि काप्पा जो होता है, काप्पा इज बेसिकली, काप्पा की वैल्यू होती है नेट रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है। अब काप्पा किन बातों पे डिपेंड करता है तो देखो, वो मैंने आप पे समझा रखा है। काप्पा की वैल्यू होती है पाई ईटा R4/2L। काप्पा की वैल्यू किन बातों पे डिपेंड करती है तो पाई ईटा R⁴/2L। जैसे ये तार था, ठीक है ना? तो अगर रेडियस इसका R है, लेंथ अगर L है, तो काप्पा की वैल्यू आती है इसके लिए इतनी आती है। ध्यान रखना कि R⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। तो मुझे एक बात बताओ, अगर टॉर्क की वैल्यू है काप्पा इंटू थीटा और काप्पा की वैल्यू है इतनी, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस तार को अपने को थीटा एंगल से ट्विस्ट करना है तो एजेंट को कितना वर्क परफॉर्म करना होगा? आप अपने कॉमन सेंस लगा के बता सकते हो। दिमाग लगाओ जरा। अगर इस तार को थीटा एंगल से ट्विस्ट करना है तो जाहिर सी बात है एजेंट को कुछ वर्क परफॉर्म करना होगा। हम जानना चाहते हैं कि एजेंट को कितना वर्क परफॉर्म करना होगा। इसको जरा स्प्रिंग फोर्स से रिलेट करके देखो, तब तुरंत आंसर आ जाएगा। याद करो, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हुआ करती थी F स्प्रिंग इज इक्वल टू के एक्स।
और इस स्प्रिंग को एक्स अमाउंट से इलोंगेट या कंप्रेस करने में एजेंट को वर्क करना पड़ता था हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मुझे आप एक बात बताओ कि अगर जब इस वायर को हम थीटा एंगल से ट्विस्ट करते हैं तो इतना टॉर्क डेवलप होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो अगर इस वायर को थीटा एंगल से ट्विस्ट करना है, फाई एंगल से ट्विस्ट करना है, तो आपको कितना वर्क परफॉर्म करना होगा? बताओ। ओम जी, टू भी तो आएगा। भाई जब वैसे भी समझो ना, तुम टॉर्क कितना लिखोगे? तो आप जानते हो कि रोटेशन में टॉर्क होता है टॉर्क इंटू डी थीटा, यानी के थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो समझ में आ रहा है कि आ गया हाफ के थीटा। वैसे तो यहीं से भी दिख रहा था, देखना, ये वाला ऐसा तो ये वाला ऐसा तो ये ऐसा, तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी हाफ के थीटा का स्क्वायर। एक तो इसको ध्यान रख लो। ये थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी ये वाला आता है, आपको आ जाएगा कि दो तार है, एक का रेडियस R1, एक का लेंथ L1, दूसरे का R2 L2। दोनों का रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट का रेशियो किन बातों पे डिपेंड करेगा? बड़ा यूनिक टाइप का रिलेशन बनता है, R1 का पावर 4/L1/R2 का पावर 4/L2। प्लस इसको ध्यान रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वो एक अलग बात है कि एग्जाम में दिखता नहीं है, लेकिन बाई चांस कभी आ सकता है। बहुत पहले एक बार एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है इसके ऊपर। ठीक है ना? चलो अब हम आते हैं इसके ऊपर, एक लास्ट डेरिवेशन है वो करा देते हैं। चलेगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेस्ड वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेस्ड वायर। अब ये कुछ नहीं है, इसका डेरिवेशन बहुत आसान है। कैसे आसान है देखो, तुरंत करा देते हैं। तो जैसे रॉड है, रॉड पे आप फोर्स लगा रहे हो, उसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो वही कह रहा है कि बताओ कि बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत आसान। कैसे आसान, सुन। अगर हम ये मान लें कि हमको इसको ना इलोंगेट करना है, कुछ एक्स अमाउंट से इलोंगेट करना है, मान लो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक्स अमाउंट से इसको इलोंगेट करने के लिए कोई एजेंट को वर्क परफॉर्म करना होगा या अपने आप इलोंगेट हो जाएगा ये? बोलो। मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस रॉड को स्प्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? आप क्या करो, इस रॉड को पहले की स्प्रिंग बना लो। रॉड को एक्स अमाउंट से एलोंगेट करना है, मतलब स्प्रिंग को एक्स अमाउंट से एलोंगेट करना है, तो कितना वर्क डन करना होगा मुझे लिख के दिखाओ। कौन जी, के की वैल्यू को पुट कर देना, स्प्रिंग तो नहीं है ना, या रॉड है।
बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, तो आप कह रहे हो सर इस प्रोसेस में वर्क करना पड़ेगा हाफ के का मतलब वाई ए बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। भाई आज से रॉड को खींचना है, मतलब उसको स्प्रिंग बनाओ, काम कर लो। अब सुनो, अब हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनते जाना। मैंने इसको ये लिखा है, देखो तो कोई दिक्कत है क्या? नीचे एल से मल्टीप्लाई किए हैं, ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई कर दिए। बोलो। अब मेरी बात सुन, एक्स बाई एल को क्या लिख सकते हो? क्या है एक्स बाई एल? बिल्कुल सही। तो ये अगर स्ट्रेन है तो ये क्या है? ऑब्वियसली ये स्ट्रेस है। और ये क्या है? ए इंटू एल। वॉल्यूम। बिल्कुल सही। जाहिर सी बात है कि रॉड को अगर एक्स अमाउंट से लॉन्गेट करना है तो अपने को इतना वर्क परफॉर्म करना होगा। और याद करो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ते थे कि एजेंट जो भी वर्क परफॉर्म करेगा वो उस रॉड में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब आप कह रहे हो कि ये जो आया है ना, ये है रॉड में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। और आप कह रहे हो कि ये आया है हाफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। देख लो तो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डेंसिटी यानी पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, कितना आंसर आया? तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बन गया अपना हाफ इंटू स्ट्रेस टू स्ट्रेन। क्या ध्यान रहेगा ये फॉर्मूला? अरे एनर्जी डेंसिटी का मतलब हमेशा ही होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बना दिए फॉर्मूला। हाँ, जरूरत पड़ने पे इसको आप पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? अब जैसे मान लो तुम्हारा मन कर गया नहीं जी हमको आंसर स्ट्रेस के फॉर्म में चाहिए, तो स्ट्रेस को स्ट्रेस छोड़ दो और स्ट्रेन को लिख दो स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस। यानी फॉर्मूला बन गया स्ट्रेस का स्क्वायर बाई 2y। कभी कभी आपको मन किया नहीं जी हमको ना स्ट्रेन के टर्म में फॉर्मूला चाहिए, तो हाफ और स्ट्रेस कैन बी रिटन एज वाई इनटू स्ट्रेन। आप देख सकते हो कि आपका एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है कि
ट्रेन का स्क्वायर y/2। क्या मेरी बात समझ गए क्या? अब सुनो, अब तुम बोलोगे सर इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये बताओ। आओ देखते हैं। क्वेश्चन में जो आना है वो आपको सब पता है, कोई नई बात नहीं है। जैसे ये एक रॉड है, एक रॉड है। अब हम जो पूछेंगे फट फट बताना है एकदम। क्या इसके हर पॉइंट का टेंशन सेम या डिफरेंट? आप कह रहे हो कि टेंशन सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रॉड है, तो क्या हर पॉइंट का स्ट्रेस सेम या डिफरेंट? क्या हर पॉइंट का स्ट्रेन सेम या डिफरेंट? क्या हर पॉइंट का एनर्जी डेंसिटी सेम या डिफरेंट? मतलब अगर हम यहाँ पे एक पतला सा एक सेक्शन पकड़ ले और यहाँ पे एक पतला सा, दोनों का थिकनेस सेम ही है, मान लो dx है, तो आप क्या कहते हो ज्यादा एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगा, ए में या बी में? अरे भाई साहब, मेरा स्ट्रेस सेम, स्ट्रेन सेम, एनर्जी डेंसिटी सेम, वॉल्यूम सेम, तो ऑब्वियसली एनर्जी भी सेम। लेकिन अब एक बार रुक जाओ, अगर ये आ गया, मान लो ये भी फिक्स किया हुआ है इधर, अब मुझे बताओ, मैंने दो सेक्शन मार्क कर लिए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इसका नाम मैंने वन, इसका नाम टू कर दिया है। बताओ, क्या दोनों जगह पे लगने वाला टेंशन सेम या डिफरेंट? क्या दोनों जगह लगने वाला स्ट्रेस सेम या डिफरेंट? अब सुनो, अरे दोनों जगह का यंग्स मॉडुलस सेम या डिफरेंट? मैंने बताया है यंग्स मॉडुलस सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, मटेरियल लेंथ वेंथ इसका कोई मतलब नहीं है, और दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा या स्ट्रांग होगा, बताओ चलो। मतलब जब रॉड को आप खींचते हो तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो जो रीस्टोर करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी या घटेगी, क्या कहते हो? कम होगी। और रीस्टोर करने की कैपेबिलिटी कम हो रही है, मतलब इलास्टिसिटी कम। और इलास्टिसिटी कम तो यंग्स मॉडुलस। बात समझ गए मेरा? चलो अब सुनो मेरी बात। चलो मुझे बताओ, ट्रेन कहाँ पे ज्यादा? तो हुक्स लॉ पढ़े ना,
विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो जहां पे स्ट्रेस ज्यादा वहां पे स्ट्रेन भी ज्यादा। तो मुझे एक बात बताओ, एनर्जी कहाँ ज्यादा स्टोर होगा? ज्यादा कहाँ पे है? देखो एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है? तो यहाँ का स्ट्रेस भी ज्यादा, यहाँ का स्ट्रेन भी ज्यादा, लेकिन वॉल्यूम यहाँ का कम, यहाँ का ज्यादा। क्या हम एनर्जी डेंसिटी के बारे में आप कह सकते हो कि इसका ज्यादा इसका कम, लेकिन एनर्जी के बारे में एग्जैक्टली नहीं बोल पाएंगे। अरे पहले क्या होता था, पहले जो हम लोग निकालते थे तो बड़ा अच्छा एरिया वॉल्यूम सेम हुआ करता था। यहाँ वॉल्यूम सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। अब एक बात मुझे बताओ, चलो एक काम करते हैं, रुको कैलकुलेशन। देखो एग्जाम में कब, जैसे मुझे एक बात बताओ सुनो, जैसे ये रॉड है, आपको बोला बताओ क्या इस रॉड में अपने वेट की वजह से एलोंगेशन होगा या नहीं होगा? जब इलोंगेशन हो रहा है तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी? तो आप बताइए कि जब ये रॉड हैंग कर गया है तो अपने वेट की वजह से इस रॉड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी? एक बार ट्राई मारिए तो, दिमाग लगाइए, फिर हम बताएंगे नहीं तो।